नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो ये सवाल उठता है कि बाकी बंदर अभी तक इंसान क्यों नहीं बने। कई लोग इस बात को एक सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस बात को अनदेखा करने का वाजिब कारण भी है। आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले ये जानवर हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आखिर कौन कल्पना कर सकता है कि बेशर्मी से लोगों का खाना छीनने वाला बंदर और चिंपांजी हमारे नजदीकी पूर्वज हो सकते हैं। सीधी भाषा में कहे तो गलती लोगों की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकियों से अलग है और धरती पर वो सबसे स्पेशल है। सबसे अलग और सबसे खास होने का विचार से ही अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं। सच कहे तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप आज भी है तो छिपकलियां क्यों हैं। टेट्रापोल्टस है तो मछलियां आज भी समंदर में क्या कर रही है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए तो भेड़िए की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते। धरती पर सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण होने का विचार कितना सुहाना लगता है। शायद यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मानव का बंदर से इंसान बनने का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया। ये सच है कि कुदरत की इवोल्यूशन थियरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। ये सच है कि प्राइमेट, चिंपैंजीज, एप्स सब अलग अलग स्पीसीज है। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपांजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। यह सुनने के बाद आप भी सोच में होंगे कि हमारे नज़दीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपांजी रहे होंगे और हम सीधे उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन आपकी ये सोच सरासर गलत है। हम ना तो चिंपांजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारे इवोल्यूशन पूरी तरह बंदर से हुआ है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर है, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं। जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मिल खाता है तो फिर हमारा एवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पेचीदा बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं और आपको एक बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी सुनाते हैं। इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने भी इसी कहानी के जरिए दुनिया को एवोल्यूशन की कहानी समझाई थी। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने फिंच बर्ड की थियरी दुनिया के सामने रखी थी और इस थियरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। बात करें फिंच बर्ड की तो डार्विन ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। ये नन्ही सी चिड़िया ने अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि धरती पर इसकी एक ही स्पेसीज मौजूद थी और ये एक ही जगह तक सीमित थे। दूसरी हैबिटेट का ज्ञान उससे भी नहीं था। लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ जब उन्हें और ज़्यादा भोजन खाने की ज़रूरत थी, ऐसे में दूसरे द्वीपों से माइग्रेट होना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए फ्रिंच बर्ड 3 ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप ने आशियाना बनाया आइलैंड बी को, और जो बची वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गए। ये वो बर्ड्स थी जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा और वो अपनी बर्थ प्लेस पर ही टिकी रही। माइग्रेट करने वाली फ्रिंच बर्ड्स के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की।
दोनों ही द्वीप पर रहन-सहन, खाने-पीने के तरीके में बदलाव था। जाहिर सी बात थी कि आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बहुत अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था, वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। सीधी भाषा में कहें तो ए आइलैंड में फल ज़्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में बग्स, इंसेक्ट्स मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फ्रिंच बर्ड में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंचिस को लंग बिग फिंचिस बुलाया गया। जबकि कीड़ों को खाने के लिए एक बड़ी चोंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूती जरूर चाहिए थी। इसलिए आइलैंड बी पर रहने वाली फिंचिस की चोंच छोटी रही, लेकिन वो काफी मजबूत हो गई। इन फिंचिस को शॉर्ट बिग फिंचिस का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सर्वाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए। शुरुआती दौर में फिंचिस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द्वीपों में हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे, लेकिन मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर दिया। अब धरती पर फिंचिस की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहले वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी, और दूसरी वो जिनकी चोंच छोटी थी और मजबूत थी, और तीसरी वो प्रजाति थी जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर हमें 2 नई स्पीशीज मिले जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों फिंचिस एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंचिस का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस रूप में आई। अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का है, लेकिन इन दोनों का इवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। ऐसे में हम इन्हें इवोल्यूशनरी कजिन्स का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंचिस पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप इवोल्यूशन को अच्छे से समझ सके। डार्विन के द्वारा दी गई ये थियरी दुनिया में सभी जीवों के एवोल्यूशन को समझाती है। जैसे कि सांप और छिपकली का एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है। भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स को शेयर करते हैं। खास तौर पर बात करें इंसान की, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान चिंपांजी या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ है। ना तो हम किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं या ना ही उनसे अलग हुए हैं। असल फैक्ट तो ये है कि बंदर और चिंपांजी हमारे इवोल्यूशनरी कजिन्स हैं। यहाँ हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है और इसलिए हमारा डीएनए भी कई मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंसान चिंपांजी से ही इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपांजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अगर आप आस लगाए बैठे हैं कि जल्द ही आपको धरती पर चिंपांजी इंसान बनते दिखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है कि अगर चिंपांजी हमारे इवोल्यूशनरी कजिन्स है, तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग अलग हुए होंगे। ये जानने के लिए चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि इंसान और चिंपांजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनोडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारा साझा पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते हैं। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुक कर चलती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि उनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपांजी को एवोल्यूशनरी कजन्स बनाने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनिडाई को अपनी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस जीव से 2 स्पीशीज अलग हुई। पहली थी होमिनिडाई और दूसरी को नाम दिया गया था हाइलोबैटिडाई। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिनिडाई के रूप में हमारी नाक अंदर की तरफ इवॉल्व हुई, जो धूल और मिट्टी और स्मॉल पार्टिकल्स को रोक सकती थी। लेकिन हाइलोबैटिडाई की नाक बाकी बंदरों जैसी ही थी,
होमिनिडाई हमारी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हुए, जो होमोसेपियंस के विकास के लिए जिम्मेदार थे, जबकि हाइलोबैटिडाई से आगे चलकर गिबोन का विकास हुआ, जो आज भी बंदर जैसे दिखाई देते हैं। बात करें होमिनिडाई की, तो इस स्पेसिस में कई बदलाव और डिविजन्स हुए। इस प्रजाति में होम्निनाई और पांगिनाई का डिवीजन हुआ। पांगिनाई से उत्पन्न हुई पांगोजा, जो पेड़ पर रहने वाले एप्स की तरह दिखाई देते थे, जबकि होमिनिनाई बने हमारे करीबी पूर्वज, जिन्हें हम अपने ग्रेट 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 फादर का दर्जा देते हैं। हमारे ये पूर्वज एक बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे। इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। कुछ होमिनिनाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि बाकियों ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। ऐसे में होमिनिनाई से दो डिवीजन हुए। पहले डिवीजन से बनी होमिनी, जो जमीन पर चलना शुरू कर दिया था और उनके बदन पर बाल भी कम थे, और दूसरी बनी गोलिनी, जो अब भी पेड़ पर ही रहना चाहते हैं। गोलिनी से निकले गोरिल्ला, जो आज भी धरती पर मौजूद है। आगे इस प्रजाति में कई एवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होमिनी में दो डिवीजन हुए, जिसके चलते समय पहले उत्पन्न हुए हम, यानी कि होमोसेपियंस, और फिर उत्पन्न हुए पेनिक्स, यानी कि बोनोबो और चिंपांजी। इन दोनों जीवों का डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है। हमारी तरह ये भी काफ़ी दिमाग वाले होते हैं। ये दो पैरों पर चल सकते हैं और ज़मीन पर रहने के साथ पेड़ पर भी अपना आशियाना बना सकते हैं। एवोल्यूशन के इस पूरे ट्री को जानने के बाद हम समझ पाते हैं कि होमिनिडाई से कैसे इंसान, गोरिल्ला, चिंपांजी और बाकी एप्स की प्रजाति का विकास हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि डिविजन्स के चलते हम अलग अलग स्पेसीज से इन्वॉल्व तो हुए, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स सेम रहा। यही वजह है कि हम काफ़ी कुछ उनसे मेल खाते हैं। हमारा डीएनए भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चिंपांजी या बंदर से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प सवाल पर। ज़्यादातर लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आज चिंपांजी या बंदर इंसानों की तरह इवॉल्व क्यों नहीं हुए, केवल हमारा ही इवोल्यूशन क्यों हुआ। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही आसान है। दरअसल कुदरत में किसी भी प्रजाति का इवोल्यूशन तब होता है जब उन्हें विकास की ज़रूरत होती है। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में आपने नोटिस किया होगा कि फिंचेस भी तभी इवॉल्व होनी जब उनकी हैबिटेट में बदलाव हुआ। भोजन खाने के लिए जब उन्हें एक लंबी चोंच की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने अपनी चोंच का विकास किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो भूखी मर जाती। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के मामले में देखने को मिलता है। इंसान इवॉल्व इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पेड़ से नीचे उतरकर ज़मीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि गोरिल्ला और चिंपांजीज को ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशन में रहना ही बेहतर समझा। जब वो पेड़ और घनी जंगल में मज़े से ज़िंदगी बिता रहे थे, तब इंसान अफ्रीका के मैदानी क्षेत्रों में फैल गए। भोजन के लिए उन्होंने ज़्यादा समय सतह पर बिताना शुरू किया, और इसलिए ये दो पैरों पर चल पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।